हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम एमपीएस 004 का चैप्टर 9 एक्सप्लेन करेंगे। उसको पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसका प्रभाव राज्य और देश पर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी हो सकता है, आपको इसको स्पीड अप कर देखना चाहे तो स्पीड अप कर देख सकते हैं, नहीं तो आप नोट से पढ़ सकते हैं, जो टेलीग्राम पर मैं आपको कल शेयर कर दूंगा नोट्स। अगर आप इसको पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप मेरा भी इसमें कुछ बेनिफिट हो जाएगा और आपका भी इसमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरी वॉच करें। इसमें सारे संगठनों के बारे में बताया गया है, भारत के इसमें क्या भूमिका है इन संगठनों में, और राज्य स्टेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और लास्ट में निष्कर्ष। तो इससे जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में थोड़ा थोड़ा हर एक संगठन के बारे में आपको पता चल जाएगा कि वह किस स्थापित हुआ था, उसके क्या कार्य हैं और भारत में उसका क्या योगदान है। ठीक है, ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक आधुनिक राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वैश्विक यानी विश्व के मुद्दों को समाधान करता है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने में कोशिश मदद करते हैं तथा आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस इकाई में, इस चैप्टर में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। विशेष रूप से भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन परिभाषा और उनके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वे संस्थाएं हैं जो विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती हैं। इनके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। एक तो शांति सुरक्षा बनाए रखना, जो मैंने अपने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया इनके बारे में। शांति सुरक्षा बनाए रखना, जैसे संयुक्त राष्ट्र यूएन है का प्रमुख उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। आर्थिक विकास, जैसे विश्व बैंक यानी डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एंड वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये देशों को लोन देते हैं जिनको लोन की जरूरत है विकास करने में, और आर्थिक असमानता को कम रखते हैं, उनको बैलेंस करके रखते हैं। कोई ज्यादा अमीर नहीं हो देश, कोई गरीब नहीं हो, तो इसलिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं गरीब देशों को कि वे उसके आसपास रहें और अपना विकास कर पाएं, और देशों के मुकाबले साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग, जैसे यूनेस्को, जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करने को बढ़ावा देता है। ये तो इनके प्रमुख उद्देश्य हो गए, परिभाषा हो गई कुछ। फिर देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएन है, उसके प्रमुख अंग क्या है। इस हमारी बुक में भी इसके प्रमुख अंगों के बारे में जिक्र किया गया है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यूएन का एक प्रमुख अंग होता है महासभा, जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख परामर्शदस्त अंग है। इसके कार्य है वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना और सिफारिशें करना, संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन करना, महासचिव की नियुक्ति करना और नए सदस्यों का प्रवेश करना। जो भी सदस्य जुड़ना चाहते हैं उनका, और जो एक महासचिव होता है इसका, उसका भी नियुक्ति करना महासभा का ही होता है। भारत का योगदान, भारत महासभा के माध्यम से वैश्विक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाता है और विभिन्न समिति में प्रक्रिया में भाग लेता रहता है। फिर देख लें सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसकी जो संरचना है उसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, जो किसी भी बात को अपनी वीटो यूज कर अपना पक्ष रख सकते हैं। जो 5 देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, और इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर नहीं होती। इनके कार्य शांति व सुरक्षा के लिए संकल्प पारित करना, शांति सेना की तैनात करना, और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान करना। जो अंतर्राष्ट्रीय में संघर्ष हो रहे, जैसे कि भारत पाकिस्तान और यूनियन संघ में, सोवियत संघ में, अब जैसे यूक्रेन और उसका चल रहा है इनका, तो इसमें यूएन के सुरक्षा परिषद की अहम भूमिका रहती है। भारत का योगदान, भारत कई बार अस्थायी सदस्य रहा है इसमें, इन 10 सदस्यों में, और स्थायी सदस्यता के लिए प्रयास रहता है। स्थायी सदस्यता बनने की उसकी कोशिश रहती है भारत की, कि उसको भी वीटो पावर मिले और वो भी एक अहम कदम उठा सके अपना पक्ष रखना। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। परिचय, इसका कार्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव अधिकारों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसके सदस्य संख्या 54 सदस्य हैं, जो महासभा द्वारा 3 साल के लिए चुने जाते हैं, हर 3 साल में बदल दिए जाते हैं। फिर कार्य, विकासशील देशों के विकास को प्रेरित करना, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर काम करना। भारत इस संगठन में की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करता है और विभिन्न विकास परियोजनाओं में योगदान करता है और योगदान लेता है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में है। कार्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना और कानूनी प्रश्नों पर परामर्शात्मक राय देना। भारत का योगदान। भारत ने कई बार ICJ में अपने मामले प्रस्तुत किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान किया। सचिवालय सेक्रेटरीट। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है जिसे महासचिव द्वारा संचालित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का कार्यान्वयन करना और दैनिक प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख प्रशासक होता है और शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों के लिए कार्य करता है। भारत का योगदान। भारतीय राजनयिक और प्रशासनिक अधिकारी सचिवालय के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। पहले इन सचिवालय पर रहे। संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टी परिषद। ट्रस्टीशिप परिषद का उद्देश्य ट्रस्ट क्षेत्रों को स्वशासन और स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कराना है। कार्य ट्रस्ट क्षेत्रों की देखभाल और प्रशासन करना। ट्रस्ट जो कि जिसमें अमीर लोग अपना पैसा जमा कराते हैं, किसी एक किस्म का प्रोविडेंट फंड टाइप का, जिस बाद में काम आ सके। ट्रस्ट क्षेत्रों की देखभाल और प्रशासन करना, स्वशासन और स्वतंत्रता की प्रक्रिया की प्रेरित करना। वर्तमान स्थिति इसकी क्या रही है? वर्तमान में कोई भी सक्रिय ट्रस्ट क्षेत्र नहीं होने के कारण इस परिषद का कार्य स्थगित कर दिया गया है, यानी रोक दिया गया अभी वर्तमान में। ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के विकास के लिए पैसा जमा किया जाता है इस फंड में। यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों और भलाई के लिए काम करता है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आपातकालीन राहत में सुधार, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा यानी ऑर्फनेज वगैरह का भी इसमें प्रबंध किया जाता है। यूनिसेफ ने भारत के कई स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण परियोजनाओं का संचालन किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP वैश्विक विकासशील मुद्दों पर काम करता है। विकासशील देश होते हैं उनमें डेवलपमेंट के प्रोग्राम में काम करते हैं ये संगठन। गरीबी का उन्मूलन करना, सतत विकास करना और लोकतांत्रिक शासन बनाए रखना। भारत का UNDP में भारत कई विकासशील परियोजनाओं में सहायता किया उन्होंने। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो आप सभी को पता ही होगा। का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य का सुधार करना, स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण करना, रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य अनुसंधान करना, जो कोविड में इसकी अहम भूमिका थी। भारत का योगदान। भारत WHO में विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों में सक्रिय भागीदार है। भारत तकरीबन हर एक में, जैसे पोलियो का उन्मूलन करना भारत का भी एक था। भारतीय श्रम संगठन ना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सॉरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO श्रम मानकों को बढ़ावा देता है और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। श्रम मानकों का निर्धारण, श्रमिकों की अधिकारों की सुरक्षा। भारत ILO के कई श्रम मानकों को अपनाता है और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। अब देख लेते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके महत्व। कुछ पहले इसमें बता दिए गए मैंने ऊपर, अब कुछ ये अलग वही चीज है, बस इनकी थोड़ी डिटेल्ड है। स्थापना 1945 में हुई थी UN की। उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका। और मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, सामाजिक प्रगति और बेहतर जीवन स्तर पर मानव अधिकारों को बढ़ावा देना। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर शॉर्ट में आप इसको पढ़ना और याद रखना हो तो इनको अलग से नोट करके रख सकते हैं आप। भारत में इसकी भूमिका। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। शांति सेना भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। सुरक्षा परिषद भारत ने कई बार अस्थायी सदस्य के रूप में सेवा की और स्थायी सदस्य के लिए प्रयासरत है। WTO की स्थापना 1995 में, विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। जो मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार के नियमों पर निर्धारण और निगरानी रखना, व्यापार विवादों को निपटारा करना और व्यापार बाधाओं को कम करना। व्यापार में जो भी बाधाएं हैं उनको कम करना। भारत का इसमें क्या है? भारत एक सक्रिय सदस्य है और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करता है। कृषि और सेवा क्षेत्रों में विशेष रूप से अपनी चिंताओं को WTO में उठाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1944, मुख्यालय वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। मुख्य उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को प्रेरित करना। भारत IMF का महत्वपूर्ण सदस्य है और आर्थिक नीति और वित्तीय स्थिरता के मामलों में इसके साथ सहयोग करता है। IMF से आर्थिक सलाह और वित्तीय सहायता प्राप्त करता रहता है। 1991 में भी IMF से इन्होंने लोन लिया था भारत ने, जब भारत की मुद्रास्फीति हो गई थी।
विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 1940 में IMF का ही दूसरा भाग है। ये दोनों शाखा सेम काम करती हैं। 1944 देशों को लोन देना और उनकी मदद करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, बैलेंस रखना। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, गरीबी को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। भारत विश्व बैंक का एक प्रमुख लाभार्थी है। कई विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुका है, जैसे बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। फिर एक संगठन आता है ब्रिक्स। इसकी स्थापना 2009 में, आधिकारिक रूप से 2010 में। सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। मुख्य उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और विकासशील देशों के लिए वैश्विक मंच पर आवाज उठाना, एक वैश्विक मंच देना इन देशों को, और वहां पर अपनी अपनी बातें रख सकेंगे। भारत की भूमिका। भारत ब्रिक्स का एक संस्थापक सदस्य है। विकासशील देशों में मुद्दों और चिंताओं को उठाने के लिए मंच का उपयोग करता रहता है। फिर आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। एक ये नॉन अलाइंड मूवमेंट है जो भारत ने भी अपनाई है। स्थापना 1961। मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान किसी भी शक्ति या ब्लॉक में शामिल हुए बिना स्वतंत्र नीति बनाए रखना, ये सिंपल सी परिभाषा इसकी। और विकासशील देशों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देना। सभी विकासशील देशों ने तकरीबन गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। किसी भी गुट ब्लॉक में, किसी भी महाशक्ति में ना शामिल होकर अपनी स्वतंत्र रहना अपनाया था उन्होंने। तो इसलिए किसी भी गुट में बिना निरपेक्ष और उनकी मदद भी करना। भारत की भूमिका। भारत नाम के संस्थापक सदस्यों में से एक है। स्वतंत्र विदेश नीति और विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से योगदान करता रहा। फिर आता शार्क, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। स्थापना 1985, 1985। सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये इसके सदस्य देश हैं। और मुख्य उद्देश्य दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। भूमिका भारत की। भारत सार्क का प्रमुख सदस्य है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता रहता है। फिर देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राज्य के बीच संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राज्य के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी होते हैं, जिनमें सहयोग और संघर्ष दोनों पहलू शामिल होते हैं। इन संगठनों के माध्यम से राज्य कई बार लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय पर इन संगठनों के निर्णय राज्यों के राष्ट्रीय हितों से टकरा सकते हैं, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं और किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसके सहयोग देख लेते हैं। राजनीतिक समर्थन। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए कई बार अपनी स्थिति प्रस्तुत की। इसके अलावा भारत ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए UN महासभा का उपयोग किया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन। नाम। शीत युद्ध के दौरान और बाद में भी भारत ने नाम का उपयोग करके विकासशील देशों के समर्थन को प्राप्त किया और अपने स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांतों को मजबूत किया था। आर्थिक संसाधन। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। भारत ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सड़क निर्माण, सिंचाई योजना और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की है और इससे आर्थिक विकास को गति भी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1991 के आर्थिक संकट। आप ऐसा करना, आप अगर क्वेश्चन इसमें मैंने भारत का रिलेट किया है कि भारत को इस चीजों से, इन चीजों से मदद किया, आपको थोड़ा सा आंसर को समझने में आसानी हो। पर जब तुलनात्मक रीजनीति में लिखेगा आप भारत को यूज कर सकते हैं, पर ऐसा करना कि देशों को आर्थिक संसाधन मिले वर्ल्ड बैंक से, देशों को विभिन्न बुनियादी ढांचा, भारत का यूज ना कर जब स्पेसिफिक भारत का पूछा गया क्वेश्चन में कि भारत को क्या मदद मिली, तो उसमें ये बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं आप। और जिसमें भारत के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि वर्ल्ड बैंक के बारे में आप क्या समझते हैं, वो क्या कहता है, किस तरह से मदद करता है देशों की, तो फिर उसमें सिर्फ भारत नहीं यूज करना आपको और देशों को भी यूज करना है। तो भारत ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए यूज किया वर्ल्ड बैंक का, उससे वित्तीय लिया है, मदद लिया है। और IMF से भी 1991 में आर्थिक संकट के दौरान भारत ने IMF से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी और जिससे आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता मिली थी। वैश्विक नीति निर्धारण। विश्व व्यापार संगठन WTO। भारत WTO के मंच का उपयोग करके वैश्विक व्यापार नीतियों में सक्रिय भूमिका निभाता है, विशेष रूप से कृषि और सेवा क्षेत्रों में अपनी चिंताओं और आवश्यकताओं को प्रस्तुत करके वैश्विक व्यापार नियमों को प्रभावित करता है। WTO से भारत ने कई बार अपनी खुली व्यापार की नीति जो अपनाई थी उसमें इसका सहयोग रहा है, इनसे सहयोग मांगा है। फिर उसके बाद ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स समूह के माध्यम से भारत वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के सुधार और विकासशील देशों के लिए अधिक समावेशी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की वकालत करता रहता है। वैश्विक यानी विश्विक। फिर देख लेते हैं संघर्ष किस तरह से पैदा होता है इनके बीच में, संगठन और राज्यों के बीच में, देशों के बीच में। WTO व्यापार विवाद सुलझाता है। कृषि सब्सिडी थी,
डब्ल्यूटीओ के तहत कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर कई बार भारत विकसित देशों के बीच विवाद उत्पन्न हुए हैं। विकसित देश अक्सर विकसित देश यानी रेफरेंस दे रहे हैं अमेरिका का और भी कोई अमीर देश चीन वगैरह, तो विकसित देश अक्सर भारत की कृषि सब्सिडी को अनुचित बताते हैं, जबकि भारत का तर्क है कि ये सब्सिडी गरीब किसानों की आजीविका के लिए आवश्यक है। तो इस पर यहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है और एक देश को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि चलो नहीं, हम नहीं लेते हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण 2019 में अमेरिका ने भारत के कुछ निर्यातों पर टैरिफ यानी टैक्स बढ़ा दिए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद उत्पन्न हुआ। भारत ने इसका विरोध किया और डब्ल्यूटीओ में अपनी शिकायत दर्ज की। फिर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में एक पेरिस समझौता हुआ था। भारत पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि विकसित देशों से वित्तीय और तकनीकी सहायता की कमी के कारण कई बार विवाद उत्पन्न होते हैं। भारत का कहना है कि विकसित देशों को अपने ऐतिहासिक उत्सर्जनों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना विकास कर लिया है और अब वो कह रहे हैं कि अब गैसें हम बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, आप इस पेरिस समझौते में साइन करो, अब आपको भी इससे आगे गैस यूज नहीं करनी, जो CO2 गैस और CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को भेदित कर रही है, छेद कर रही है उसमें। पर भारत का और विकासशील देशों का कहना है कि आप लोगों ने तो इसको सबसे पहले छीन कर ही दिया है, अपना विकास कर इतनी तेज मात्रा पर गैस को उत्सर्जन कर आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आप विकासशील देशों को विकास करने से कैसे रोक सकते हो? या तो आप उसका कुछ एक तोड़ निकालिए कि किस तरह से कोई सी गैस उसका अल्टरनेटिव दीजिए कि जिससे हम उस विकास कर सके। तो विकासशील देशों की आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, भारत ने कई बार इस मंच पर UNHRC के मंच पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों का सामना किया है। भारत का तर्क है कि ये आरोप बाहरी हस्तक्षेप और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों के हैं। इस मुद्दे पर भारत और कुछ पश्चिमी देशों के बीच तनाव देखा गया, क्योंकि पश्चिमी देश अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान को हथियार भेजता है, वहां से आतंकवादियों को हथियार भेजता है और फिर वहां से जो आतंकवादी है वो भारत में बॉर्डर से घुस के आते हैं और उनके हथियारों को यूज कर भारत में जान मान की हानि करते हैं। तो चैप्टर में इतना ही है तकरीबन, फिनिश कर देख लेते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में डिटेल में थोड़ा मोटा समझ आ जाएगा कि क्या है, कौन से संगठन कैसे कार्य करते हैं। और आप एक बार इन संगठनों का सर्च कर आप दोबारा से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इनके बारे में डिटेल में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राज्य के बीच संबंध जटिल और बढ़ावे होते हैं, इन कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे अब हमने पढ़ा। ये संगठन वैश्विक मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व के मुद्दे तो उनमें अहम भूमिका निभाते हैं, शांति बनाए रखते हैं, लड़ाई नहीं होने देते हैं, एक बातचीत कर मुद्दों को सुलझाते हैं और देशों को एक मंच प्रदान करते हैं अपनी बात रखने के लिए, जहाँ वे अपने राष्ट्रीय हितों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों को, जो अपने देश के हित हैं, उनको एक वैश्विक दृश्य देते हैं, ये सभी सुन सके उसको। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के बीच के संबंध इतने जटिल और बयामी है कि कभी कभी तो ये खुद संगठनों को भी समझ नहीं आते कि किस तरीके से इनको सॉल्व करे। जैसे कि हमने ऊपर देखा ये जलवायु वाला उदाहरण के लिए, WTO में व्यापार विवादों को लेकर देश के बीच मतभेद होते हैं, जिनसे विवादों को सुलझाने के लिए वर्षों लग जाते हैं। और पेरिस समझौता जो हमने पढ़ा भी, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, लेकिन कई देशों के बीच इसमें सहमति नहीं है, जैसे विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में। भारत ने भी इन संगठनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है ताकि वह वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सके। आखिरकार कौन नहीं चाहता कि उसकी आवाज सुनी जाए, भले ही कभी कभी वह आवाज सुनने के काबिल ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस चैप्टर में इतना ही है। अगर चैप्टर आपको अच्छा लगता हो, ये जो मैं पढ़ाता हूँ, तो इसको आप कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ भी फीडबैक देना चाहिए आप कि मुझे क्या चीज़ ऐड करना चाहिए इस चैप्टर कॉन्सेप्ट में, इस ओवरव्यू में, कि ये चीज़ और ऐड हो जाए तो हमें थोड़ा और ज़्यादा समझ आ जाए, कोई उदाहरण, किसी तरह का परिभाषा, तो आप वो बता सकते हैं। आपको कमेंट कीजिए, कमेंट करने से मुझे ये पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा। जब आपको कोई चेंज जरूरत नहीं है और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट में हार्ट दीजिए, आर्ट लिख दीजिए या लाइक लिख दीजिए या बहुत अच्छा लिख दीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए और चैप्टर्स इसी तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आपको PDF ये कल मिल जाएगी, आज शाम को मिल जाएगी टेलीग्राम पर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। गुड बाय।